एनिमे की स्टार्टिंग में हम दो बीस्ट गर्ल को देखते हैं जो कि आपस में बात करते हुए जा रहे होते और तभी उनके ऊपर से एक प्लेन गुजरता है। फिर हमें जापान के कुछ हाई स्कूल स्टूडेंट्स के बारे में बताया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड होते हैं। सबसे पहले हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही अच्छी इन्वेंशन कर रही होती है और उसका नाम रिंगो होता है। फिर हम एक और लड़की को देखते हैं जो कि दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर होती है और वॉर में सभी सोल्जर को मार रही होती है। उसका नाम आयो होता है। और उसके बाद हम एक दूसरी लड़की को देखते हैं जो कि दुनिया की सबसे अच्छी डॉक्टर होती है और उसका नाम केंजाकी होता है। फिर हम एक लड़के को देखते हैं जो कि मर्चेंट होता है और वो इस दुनिया के 30% इकोनॉमी को मैनेज करता है और उसका नाम मसातो होता है। इसके बाद हम एक और लड़के को देखते हैं जो कि इस दुनिया में अपने मैजिक ट्रिक्स के लिए बहुत ही ज्यादा पॉपुलर होता है और उसका नाम अकात्सुकी होता है। फिर हम एक लड़की को देखते हैं जो कि निंजा क्लैन से होती है और वो इस दुनिया की सबसे अच्छी जर्नलिस्ट होती है। उसके बाद हम एक और लड़के को देखते हैं जो कि कम एज में ही जापान का प्राइम मिनिस्टर बन चुका होता है और वो इस दुनिया में सबसे अच्छा पॉलिटिशियन है और उसका नाम सुकासा होता है। वो सभी एक साथ प्लेन में सफर कर रहे होते हैं और तभी उनका प्लेन क्रैश हो जाता है और जब सुकासा को होश आता है तो वो अपने सामने एक लड़की को देखता है। सुकासा उस लड़की से पूछता है कि मेरे साथ बाकी के लोग जो थे वो सब कहाँ पर हैं? और वो लड़की सुकासा को बताती है कि तुम्हारे सभी दोस्त यहीं पर हैं। वो सभी इस समय रेस्ट कर रहे हैं और ये सुनने के बाद सुकासा अपने सभी दोस्तों को देखता है और उस लड़की को अपना नाम बताता है। फिर सुकासा उस लड़की से उसका नाम पूछता है और वो अपना नाम लोरी बताती है और वो सुकासा से कहती कि मैंने तुम्हारे लिए ये गोट सूप बनाया है। वो सुकासा को सूप पिलाने लगती है पर सुकासा मीट नहीं खा रहा होता है और लोरी से कहता है कि मेरे पास इतना ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है कि मैं इस मीट को खा सकूं। ये सुनने के बाद लोरी सुकासा से कहती है कि तुम्हें ठीक होने के लिए खाना खाना जरूरी है और इतना कहने के बाद वो उस मीट को उसके मुंह में डालकर सुकासा को खिलाने लगती है। ये देखकर सुकासा बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुका होता है और वो सोच रहा होता है कि अगर मैंने इससे इसका रीजन पूछ लिया तो शायद से इसको बुरा लग सकता है। इसलिए सुकासा लोरी को थैंक्स कहता है और लोरी दोबारा से उसको सूप पिलाने के लिए जा ही रही होती है। तभी वहाँ पर एक दूसरी लड़की आ जाती है और वो सुकासा को होश में देखकर उसको अपना नाम विनोना बताती है और कहते कि यहाँ पर सभी गेस्ट को देखने के लिए आई थी। सुकासा उन दोनों को अपनी और अपने दोस्तों की जान बचाने के लिए थैंक्स कहता है और सुकासा को इस तरह से बात करते देख विनोना सुकासा से कहते कि तुम मेरे बेटे की एज के हो पर तुम्हारे मैनर्स बहुत ही अच्छे। और ये सुनने के बाद सुकासा हैरान हो जाता है और विनोना से कहते कि तुम इतनी यंग हो और तुम्हारा एक बेटा भी है जो कि मेरी एज का भी है। फिर सुकासा विनोना के टेल और कानों की तरफ देखता है और विनोना से पूछते कि क्या ये असली टेल है। सुकासा विनोना के टेल को टच करता है और उसको पता चलता है कि ये तो असली टेल है और उसको समझ में नहीं आ रहा होता कि वो इस दुनिया में कैसे आ गया। विनोना सुकासा से पूछती है कि तुम सभी ने इतने अजीब कपड़े क्यों पहने हुए और सुकासा विनोना से पूछते है कि क्या तुम्हें जापान कंट्री के बारे में पता है। ये सुनकर लोरी और विनोना दोनों बताते कि हमें इस कंट्री के बारे में नहीं सुना है और सुकासा ये सुनकर हैरान हो जाता है और उनसे पूछते है कि तुमने जापान के बारे में नहीं सुना है। फिर विनोना बताते कि हम तुमसे अलार्टिस्ट में बात कर रहे हैं और सुकासा सोचने लगता है कि हम शायद से दूसरी दुनिया में आ चुके हैं। सुकासा लोरी से कहता है क्या तुम मुझे उस जगह पर लेकर जा सकती हो जहाँ पर तुम्हें हम सब मिले थे। फिर विनोना और लोरी सुकासा को उस प्लेन के पास लेकर आते हैं और सुकासा उस प्लेन को देखकर सोच रहा होता है कि इस प्लेन क्रैश में हम सभी भला कैसे बच गए क्योंकि प्लेन तो पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। और तभी वो प्लेन के ऊपर एक ड्रैगन को देखते हैं और विनोना बताती है कि बहुत ही दिनों बाद हमने ड्रैगन को देखा है। उस ड्रैगन को देखने के बाद सुकासा सोचता है कि शायद से हम सभी सच में दूसरी दुनिया में आ चुके हैं। उसके बाद रात को विलेज चीफ सुकासा और उसके दोस्तों के लिए पार्टी रखते हैं और सुकासा चीफ को थैंक्स कहता है कि आप सभी ने हमारी जान बचाई है। मसातो सुकासा से पूछते हैं क्या हम सभी सच में दूसरी दुनिया में आ चुके हैं और सुकासा उसको बताता है कि ये सच है। फिर मसातो कहता है कि अकात्सुकी को शायद से अभी भी यकीन नहीं हो रहा है और इधर अकात्सुकी बहुत ही ज्यादा डरा हुआ होता है और उन सभी बीस्ट ह्यूमंस को देखकर वो सोच रहा होता है कि ये सब क्या सच है। तभी उसके पास दो बच्चे आकर उसको डराने लगते हैं और लोरी उन दोनों से कहती है कि तुम्हें इस तरह से गेस्ट को नहीं डराना चाहिए। फिर सुकासा लोरी से पूछते है कि तुम यहाँ पर इतने ह्यूमंस अलग क्यों हो और लोरी बताते कि हम सभी बयूमा है जो कि बीस्ट ह्यूमन होते हैं और हमारे पास बहुत ही ज्यादा पावर होती है और यहाँ पर कुछ ऐसे ह्यूमंस भी है जो कि मैजिक का यूज कर पाते हैं, उन्हें हम हयूमा कहते हैं। और ये सुनने के बाद सुकासा कहता है कि इस दुनिया में मैजिक भी होता है और शिबुनो कहती है कि हमें इस दुनिया में अच्छे से इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। इधर विनोना सभी के लिए बॉइल्ड पोटैटोस लेकर आती है लेकिन बच्चे देखकर ये खुश नहीं होते और कहते हैं कि क्या आज भी हम यही खाने वाले हैं।
फिर विनोना उन्हें बताती कि आज बॉइल्ड पोटैटोस स्पेशल है और उसके बाद सुकासा उन पोटैटोस पर मेयोनीज लगा लेता है। मेयोनीज की वजह से पोटैटोस का टेस्ट बहुत ही बढ़ गया होता है और उन बच्चों को और भी ज्यादा अच्छा लगता है। फिर सुकासा एक पोटैटो लोरी को भी खाने के लिए देता है और लोरी को बहुत ही अच्छा लगता है। जिसके बाद विलेज शेफ और बाकी सब भी पोटैटोस को ट्राई करते हैं और उन सभी को भी बहुत ही अच्छा लगता है। विनोना उन सभी से कहती कि मैं तुम्हें उन 7 हीरोज की स्टोरी के बारे में बताना भूल गई जो कि दूसरी दुनिया से यहाँ पर आए थे। सुकासा विनोना से उस स्टोरी के बारे में पूछता है क्योंकि उसको लग रहा था कि हमारा इस दुनिया में आना उस स्टोरी से रिलेटेड हो सकता है। फिर विनोना बताती कि 7 हीरोज दूसरी दुनिया से यहाँ पर आकर इस दुनिया को इविल ड्रैगन से बचाएंगे, पर हमें ये नहीं पता कि ये स्टोरी सच है या फिर शायद से कोई फैंटेसी। सुकासा सोच रहा होता है कि हम भी टोटल 7 लोग हैं और उस स्टोरी में भी 7 हीरोज की बात हो रही है। तभी विनोना का बेटा एल्क गुस्से में कहता है कि ये सब झूठ है और वैसे भी हमें इन लोगों के लिए पार्टी करने की कोई जरूरत नहीं है जिन्हें हम ठीक से जानते भी नहीं है और हमारे गांव की हालत पहले ही बहुत ही खराब है। और ये सब सुनने के बाद विनोना एक एल्फ की तरफ गुस्से से देखने लगती है। ये देखकर एल्क वहाँ से चला जाता है और विनोना सुकासा और बाकी सभी से अपने बेटे के रूड बिहेवियर के लिए माफी मांगती है। जिस पर सुकासा उन सभी से कहता है कि आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है और उसके बाद सुकासा अपने सभी दोस्तों से कहता है कि हमें 3 इम्पोर्टेंट काम करना होगा। पहला, इस दुनिया के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकालनी होगी जैसे मैजिक और बाकी सब। दूसरा, हमें अपनी दुनिया में वापस जाने का रास्ता ढूंढना होगा और लास्ट में इस गांव की हालत को ठीक करना होगा जो कि पैसों की कमी है। जिस पर बाकी सभी मान जाते हैं क्योंकि इस गांव के लोगों ने उनकी जान बचाई होती है और उसके लिए बहुत ही कुछ किया होता है। अगले दिन रिंगो सुकासा को उसका फोन देती है और उससे कहती है कि मैंने सभी के फोन को मॉडिफाइड कर दिया है जिससे कि हम सब उसका यूज कर पाएंगे। और उस सुकासा को बताती है कि कल मैं अपने प्लान के पास गई थी और मेरा रिएक्टर अभी भी काम कर रहा है, मैं उसे दोबारा से बना सकती हूँ। फिर रिंगो का एआई बताता है कि हमें उस जगह पर जाकर बॉक्साइट मिले जिसका यूज करके हम एल्यूमिनियम बना सकते हैं। और रिंगो बताती कि मेरे पास पूरा ब्लूप्रिंट है, बस हमें कुछ ही मटेरियल्स की जरूरत होगी। जिस पर सुकासा कहता है कि मटेरियल्स के लिए कुछ मर्चेंट से बात करना होगा और तभी वो दोनों नाइट्स को देखते हैं। फिर वो दोनों वहाँ पर आते हैं और नाइट्स विनोमा से मीट और अल्कोहल मांग रहे होते हैं। नाइट विनोमा से कहते हैं कि हम सभी तुम्हारी सेफ्टी करते हैं इसलिए तुम्हें हमारी बात माननी होगी। विनोमा मना करते हुए कहते हैं कि हमने पहले ही एम्पायर को टैक्स दे दिया और इस तरह से तुम सभी दोबारा से टैक्स नहीं ले सकते हो। जिसे सुनने के बाद वो नाइट अब विनोमा के साथ जबरदस्ती करने के लिए जा रहा होता है। तभी सुकासा उस नाइट का हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। नाइट सुकासा से कहता है कि तुमने एम्पायर के नाइट को चैलेंज किया और इसलिए तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। फिर वो और बाकी सभी नाइट्स अपनी सोर्ड निकाल लेते हैं और वो इंपीरियल उन पर अटैक करने के लिए कहते हैं, पर शिनोबु और केंजाकी उन सभी को पहले ही मारकर नीचे गिरा दिया होता है। ये देखकर इंपीरियल नाइट्स गुस्सा हो जाता है और सुकासा पर अटैक करने लगता है, लेकिन सुकासा उसके सभी अटैक से बच जाता है और उसको उठाकर नीचे पटक देता है और उससे कहता है कि तुम्हें अगर अपनी जान बचानी है तो यहाँ से चले जाओ। और सभी नाइट्स डर के मारे वहाँ से जाने लगते हैं और कहते हैं कि हम वापस से बदला लेने के लिए जरूर आएंगे। शिनोबु सुकासा से कहते हैं कि वो किंग को सारी बात बता देंगे और हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है। फिर सुकासा बताता है कि मैंने पहले ही सब कुछ प्लान कर लिया और वो सभी किंग को कुछ भी नहीं बताएंगे। इधर नाइट्स कह रहे होते कि हम इम्पेरियल को जाकर सब कुछ बता देंगे और उसके बाद किंग इन्हें मारने का ऑर्डर देंगे और हम सभी इनको मार देंगे। लेकिन तभी वहाँ पर आकात्सुकी आ जाता है और उसको वहाँ पर हवा में उड़ता देख वो सभी नाइट्स डर चुके होते हैं। वो कहते हैं कि हवा में सिर्फ हाई लेवल का मेज ही उड़ सकता है और वो भला ये मेज इस गांव में क्या कर रहा है। फिर आकात्सुकी उन सभी से कहते हैं कि मुझे उस गांव के लोगों ने बचाया है, इसलिए अगर तुमने उन्हें परेशान करने के बारे में सोचा भी तो मैं तुम सभी को मार दूंगा। उसके बाद आकात्सुकी अपने सर को हवा में उड़ाने लगता है और ये देखकर नाइट्स बहुत ही ज्यादा डर चुके होते हैं और वो आकात्सुकी से कहते हैं कि हम इस बारे में किंग को कुछ भी नहीं बताएंगे, इसलिए तुम हमें कुछ भी मत करना। और आकात्सुकी सुकासा को बताता है कि उसने सब कुछ अच्छे से हैंडल कर लिया। सुकासा सभी से कहता है कि हम सभी एक साथ मिलकर काम करेंगे और वापस से अपनी दुनिया में जाने का रास्ता ढूंढ लेंगे। अगले दिन मसातो और एल्क दोनों कैपिटल के अंदर अपने गुड्स को सेल करने के लिए आए होते हैं, पर कंपनी के ओनर्स उन्हें अच्छा प्राइस नहीं कर रहे होते हैं, इसलिए मसातो उन्हें रिजेक्ट कर देता है और वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि हम किसी और बायर को अपने गुड्स सेल करेंगे। इधर ओनर एल्क से कहता है कि इस पूरे कैपिटल में तुम्हें दूसरा बायर नहीं मिलेगा और अगर तुमने अपने गुड्स को बिना परमिट के सेल करने की कोशिश करी तो मैं तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगा। एल्क बाहर मसातो से कहता है कि तुमने उसके ऑफर को रिजेक्ट क्यों किया है, जिस पर मसातो एल्क को बताता है कि वो हमारी गुड्स के अच्छे प्राइस नहीं दे रहा है, इतने प्राइस में हम गांव तक पूरा सप्लाई नहीं लेकर जा सकते। और एल्क कहते हैं कि मुझे ये बात अच्छे से पता है, लेकिन हमारे पास कोई चॉइस नहीं है क्योंकि इस कैपिटल के अंदर सिर्फ यही कंपनी है। और उन दोनों की बात एक छोटी बच्ची सुन रही होती है। तभी मसातो एल्क से कहता है कि तुम सारा बिजनेस मुझ पर छोड़ दो और मैं इस कंपनी को एक वीक के अंदर तबाह कर दूंगा और बहुत ही ज्यादा पैसा बनाकर दिखाऊंगा। एल्क ये सुनकर हैरान हो जाता है और
दूसरी तरफ गांव में आकाशो के सभी बच्चों को अपना मैजिक दिखा रहा होता है और सभी उसके मैजिक को देखकर बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। लूरी सुकासा से कहते हैं कि तुम सभी के यहाँ से आने से हमारी बहुत ही मदद हुई है और सुकासा बताता है कि इस गांव के लोगों ने हमारी जान बचाई है, इसलिए हम इस गांव को अच्छा बनाना चाहते हैं और बाकी सभी गांव वालों के काम में मदद कर रहे होते हैं। सुकासा लूरी को मेयोनीज बनाना सिखाता है और लूरी बहुत ही ज्यादा खुश थी क्योंकि उन्हें अब कुकिंग के लिए बहुत ही सारी रेसिपी के बारे में पता चल चुकी होती है, पर उनके पास सप्लाईज की कमी होती है और वो सोच रही होती है कि क्या एल्क और मसातो के साथ अच्छे से बिहेव कर रहा होगा। फिर वहाँ पर विनोना आती है और कहती है कि कैपिटल में जो ट्रेडिंग कंपनी का ओनर है वो हमें गुड्स के बदले में बहुत ही कम प्राइस देता है। ये सुनने के बाद सुकासा उन्हें बताता है कि मसातो उन सभी को अच्छे से हैंडल कर लेगा और वैसे भी वो एक बहुत ही अच्छा मर्चेंट है। इधर मसातो एक एल्फ को बिजनेस परमिट दिखाता है और उसको देखकर एल्फ बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और उससे पूछते हैं कि तुम्हें ये परमिट कैसे मिला। फिर वहाँ पर सिनोबू आ जाती है और मसातो एल्फ से कहता है कि इस कैपिटल में सिर्फ एक ही ट्रेडिंग कंपनी है और ये बात बहुत ही अजीब है और यहाँ पर कोई कंपनी नहीं है। मैंने सिनोबू को इस बारे में पता लगाने के लिए कहा और फिर मुझे पता चला कि ट्रेडिंग कंपनी का ओनर यहाँ के मेयर को बहुत ही सारे पैसे देता है। फिर मैंने मेयर से इस बारे में बात करी और उन्हें मुझे परमिट देना पड़ गया और उसके बाद सिनोबू वहाँ से चली जाती है। मसातो एल्क से कहता है कि अब हमें अपने स्टॉक्स को इंक्रीज करना होगा और ये सुनने के बाद एल्क उन दोनों से कहता है कि हम यहाँ पर अपने गुड्स को बेचने के लिए आए थे तो भला हमें स्टॉक्स की क्या जरूरत होगी। और मसातो उसके सर पर मारता है और उससे कहता है कि तुम बस मेरी बात सुनो, हम अब अपनी एक ट्रेनिंग कंपनी ओपन करेंगे और उसका नाम एल्क ट्रेनिंग कंपनी है। मैं अपनी इस कंपनी को यहाँ के कैपिटल के अंदर बहुत ही बड़ी कंपनी बना दूंगा और उस जेकाई की कंपनी के बिजनेस को पीछे छोड़ दूंगा। मसातो एल्क से कहता है कि मैं तुम्हें बिजनेस के बारे में सब कुछ बताने वाला हूँ जिससे कि तुम खुद पैसा अर्न करना शुरू कर दोगे। तभी वहाँ पर वो छोटी बच्ची आती है जो कि कुछ देर पहले उन सभी की बातें सुन रही होती है और वो मसातो से कहते कि वो भी उसको भी बिजनेस के बारे में बताए क्योंकि वो भी पैसा अर्न करना चाहती है और मसातो उसको अपने साथ रखने के लिए मान जाता है। ये देखकर एल्क मसातो से कहता है कि तुमने इसको हमारे साथ क्यों ज्वाइन किया और मसातो बताता है कि मैंने इसकी आंखों पर पैसा अर्न करने का जुनून देखा है। फिर वो उस लड़की से उसका नाम पूछता है और वो अपना नाम रो बताती है और मसातो रो से कहते है कि पहले तुम्हारे लुक्स को ठीक करना होगा। उसके बाद वो रो के लिए कुछ अच्छे कपड़े बाय करता है और वो तीनों एक कैफे में आ जाते हैं जहाँ पर मसातो कुछ लोगों को बिजनेस में ज्वाइन करने के लिए कहता है और वो सभी मना कर देते हैं और कहते हैं कि हमारे पास परमिट नहीं है जिस वजह से हम अपने गुड्स को यहाँ पर सेल नहीं कर सकते। मसातो उन्हें अपना परमिट दिखाते हुए उनसे कहता है कि मेरे पास परमिट है इसलिए तुम अपने गुड्स को मेरी कंपनी के थ्रू बेच सकते हो और तुम्हें इसके बदले में मुझे 10% कमीशन देना होगा। पर उन्हें नहीं पता होता कि 10% कमीशन क्या होता है तो मसातो उन्हें समझाता है कि तुम अपने गुड्स को यहाँ जेकाई की कंपनी के पास बेचते हो तो वो तुम्हें 150 कॉइन देता है जो कि बहुत ही ज्यादा कम है और वो उन गुड्स को मार्केट में 400 कॉइन में सेल करता है जिससे कि उसका बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट होता है और तुम मेरी कंपनी में अपने गुड्स को सेल कर सकते हो और तुम्हें बस मुझे अपनी अर्निंग का 10% ही देना होगा। अगर तुमने अपने गुड्स को 400 कॉइन में सेल किया तो तुम्हें मुझे 10% देना होगा जो कि 40 कॉइन ही होते हैं और तुम्हारे पास 360 कॉइन बच जाएंगे। मसातो को ये आइडिया उन सभी को बहुत ही अच्छा लगता है और वो सभी इसके लिए मान भी जाते हैं। एल्क सोच रहा होता है कि क्या सच में हमें बिना पैसे दिए इतने स्टॉक्स मिल जाएंगे और अगले दिन मसातो ये देखकर हैरान हो जाता है कि उनके पास बेचने के लिए बहुत ही ज्यादा गुड्स आ चुका होता है वो भी बिना पैसे दिए। और मसातो उन्हें बताता है कि बिजनेस में पैसों से ज्यादा ट्रस्ट और जरूरत होती है। अगर तुम अपने बिजनेस पार्टनर को ट्रस्ट दिला रहे हो कि ये बिजनेस उनके लिए प्रॉफिट है तो वो तुम्हें जरूर ज्वाइन करेंगे क्योंकि उन्हें भी इससे प्रॉफिट होगा। और मसातो एल्क से पूछता है कि अब हमें क्या करना चाहिए जिस पर एल्क कहता है कि हमें सभी गुड्स को सेल करके यहाँ से जाना होगा। और उसका ये जवाब सुनकर मसातो उससे कहता है कि तुम 50% सही हो पर हम यहाँ पर कुछ और करने के लिए आए हैं। और रो से पूछता है कि जिस पर रो बताते है कि हमें शॉप में मदद करनी होगी जिससे कि हमारी अर्निंग बढ़ सके। और मसातो बताता है कि ये सही जवाब है और हम तीनों मिलकर अपने बिजनेस को बहुत ही एक्सपेंड करने वाले हैं जिससे कि हमारी कंपनी यहाँ पर सबसे बड़ी बन जाएगी। और उसके बाद वो सभी कस्टमर्स का वेट कर रहे होते हैं पर उनकी शॉप पर एक भी कस्टमर नहीं आता है और तभी कस्टमर्स आने शुरू भी हो जाते हैं। और मसातो उन सभी को अपनी शॉप पर बुलाने लगता है। इतने सारे कस्टमर्स को देखकर रो पूछती है कि ये कैसे पॉसिबल हुआ। और मसातो बताता है कि हमारी शॉप सिटी के मेन एरिया में है और हमारा प्रोडक्ट भी बाकी सभी शॉप से बहुत ही ज्यादा कम प्राइस का है इसलिए सभी कस्टमर से यहाँ पर आ रहे हैं। और मसातो सिनोबू को फोन करता है और उससे कहता है कि हमने सारी गुड्स बेच दिए
है और कल मैं गांव में सप्लाईज भी भेजने वाला हूँ। शिनोबु मसातो से कहते कि वो सप्लाईज पर नजर रखेगी और उसको गांव तक ले जाएगी और अगले दिन सप्लाईज गांव में आ चुके होते हैं। गांव वाले बहुत ही ज्यादा खुश होते क्योंकि उन्हें इस बार बहुत ही ज्यादा सप्लाईज मिले होते और इधर सुकासा शिनोबु से पूछते कि मसातो कब आने वाला है, जिस पर शिनोबु मसातो से कहती कि उसको आने में कुछ दिन लगेंगे क्योंकि वो कैपिटल के अंदर जकाई की ट्रेडिंग कंपनी को खत्म करना चाहता है। ये सुनने के बाद सुकासा कहता है कि अगर मसातो ने डिसीजन लिया है तो वो अपना काम पूरा करके ही वापस आएगा। मसातो की कंपनी के बारे में जकाई को भी पता चल गया होता है पर उसको इन सब से ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा होता है और वो कहता है कि कुछ दिनों के बाद उनके बिजनेस अपने आप ही खत्म हो जाएगा। इधर मसातो अगले दिन अपने शॉप पर मेयोनीज सेल कर रहा होता है और सभी कस्टमर्स मेयोनीज को देखकर अट्रैक्ट हो रहे होते हैं। उनकी सेल्स बहुत ही अच्छी हो रही होती है और तभी वहाँ पर एक लड़का आता है और वो अपना नाम कालियोस बताता है और मसातो से कहता है कि मैं एक मर्चेंट हूँ और सी स्प्रिंट का ओनर हूँ। मसातो कालुओ से कहता है कि मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था और उसके बाद कालुओस को मेयोनीज ऑफर करता है। फिर वो सभी उसके शॉप पर आ जाते और मसातो कालुओस से कहता है कि मैंने तुम्हारी कंपनी के बारे में सुना है, तुम सारी गुड्स को ट्रांसफर करने का काम करते हो। और क्लाइस मसातो से कहते हैं कि मैंने भी तुम्हारे बिजनेस के बारे में बहुत ही सुना है, तुम न्यू प्रोडक्ट्स को सेल करते हो और तुम्हारे प्रोडक्ट्स भी बहुत ही ज्यादा अच्छे होते हैं। और उसके बाद मसातो का बिजनेस और भी ज्यादा एक्सपेंड होने लगता है। फिर वो क्लाइस के साथ अपने बिजनेस मर्ज करता है और जैसे ये बात जकाई को पता चलता है कि क्लाइस ने मसातो को ज्वाइन कर लिया तो वो थोड़ा हैरान हो जाता है और कहता है कि अब हमें मसातो को कम्पीट करना होगा, उसके बिजनेस को भी खत्म करना पड़ेगा। दूसरी तरफ मसातो ने बहुत ही ज्यादा पैसे अर्न कर लिए होते हैं और मसातो एलेक्स से पूछते हैं क्या तुम जकाई को लेकर परेशान हो। तभी वहाँ पर शिनोबु आ जाती है और रो को देखकर कहती है कि क्या तुम्हारी टीम एक न्यू मेंबर है। मसातो बताता है कि इसको भी मेरी तरह पैसे अच्छे लगते हैं और शिनोबु से कहते हैं कि तुम यहाँ पर आई हो, इसका मतलब उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। और शिनोबु बताते हैं कि वो कल यहाँ पर वॉर के लिए आने वाले हैं, जिसे सुनकर एल्क हैरान हो जाता है और मसातो बताता है कि वो अब यहाँ पर गुड्स को बिना किसी प्रॉफिट के बेचने के लिए आने वाले हैं। ये बहुत ही अच्छा आइडिया है। और उसके बाद मसातो और एक एल्फ दोनों विंडो से बाहर के लोगों को देखते हैं। मसातो बताता है कि ये सभी हमसे कम्पीट करने के लिए आए हैं और उन्हें देखकर मसातो बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है। उसके बाद हम सुकासा को देखते हैं जो कि रेंगो के पास आया होता है और रिंगो ने एक सवाल बनाया होता है, जिसे देखकर सुकासा सोचने लगता है कि रिंगो बहुत ही प्रोसेस कर रही है। और रिंगो बताती है कि मैंने ये सवाल इसलिए बनाया था कि गाँव वाले इसका यूज कर सके। सुकासा रिंगो से कहता है कि ये उसके बहुत ही काम आ सकते हैं और सुकासा रिंगो को अरेस्ट करने के लिए कहता है क्योंकि वो बहुत ही दिनों से काम कर रही होती है। रिंगो सुकासा से पूछती है कि क्या तुम यहाँ पर किसी काम से आए थे, जिस पर सुकासा रिंगो से कहते हैं कि वो काम इतना इम्पोर्टेंट नहीं है और अभी तुम्हें अरेस्ट करने की जरूरत है। और फिर सुकासा वहाँ से जाने लगता है और वो देखता है कि स्नोफॉल शुरू हो रही है, जिस वजह से यहाँ पर ठंड और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। और गाँव में सुकासा देखते है कि लोगों को यहाँ ठंड से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है और ये बात उसको इंटरेस्टिंग लग रही होती है। दूसरी तरफ जकाई अपने लोगों से कहते है कि तुम सिटी के सारे गुड्स को खरीद लो और वो सोचते है कि मेरे पास इतने ज्यादा पैसे हैं कि मैं उनका यूज करके मसातो के बिजनेस को तबाह कर दूंगा। तभी जकाई का आदमी उसको बताता है कि कोई हमें अपने गुड्स को नहीं बेच रहा है। ये सुनकर जकाई हैरान हो जाता है और वो मसातो के शॉप पर आता है, जहाँ पर वो सभी गाँव वालों से कहते हैं कि वो उनके गुड्स के बदले में बहुत ही अच्छे ऑफर देगा, पर कोई भी उसकी इस ऑफर के लिए मान नहीं रहा होता। और मसातो जकाई को बताता है कि तुम इन गाँव वालों के साथ चीट कर रहे थे। ये सभी बहुत ही मुश्किल से अपने गुड्स को लाते और उन्हें गुड्स ट्रांसफर करने के लिए बहुत ही ज्यादा पैसे भी देना पड़ता था, लेकिन तुम उनके गुड्स के बदले में बहुत ही कम पैसे दे रहे थे और तुमने ट्रेवलिंग मर्चेंट का यूज करके कोई भी चीट किया है। इसलिए मैंने उन सभी मर्चेंट से 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, जिससे कि वो अब मेरे साथ काम करने वाले हैं। फिर जकाई गाँव वालों से रिक्वेस्ट करने लगता है कि वो सभी उसको मना कर दे और उससे कहता है कि हम मिसातो के साथ ही अपना बिजनेस करेंगे। और मिसातो जकाई को समझाता है कि बिजनेस में सबसे इम्पोर्टेंट ट्रस्ट होता है, लेकिन तुमने इन सभी के ट्रस्ट को तोड़ दिया है, इसलिए ये सब तुम्हारे साथ काम नहीं करने वाले और तुम्हें खुद अपनी कंपनी को तबाह कर दिया है। लेकिन मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, जिसके बदले में तुम्हें मुझे बहुत ही सारे पैसे देने पड़ेंगे। और ये सुनने के बाद जकाई डरने लगता है। इधर एल्क सोच रहा होता है कि मसातो ने सच में एक वीक के अंदर जकाई की कंपनी को खत्म कर दिया है। जिसके बाद मसातो और रो दोनों साथ में खेल रहे होते हैं और तभी एल्क मसातो से पूछता है कि तुमने जकाई की कंपनी को पूरी तरीके से तबाह क्यों नहीं किया। फिर मसातो बताता है कि अगर मैं उसकी कंपनी को तबाह कर देता तो आगे चलकर हमें नुकसान होता, क्योंकि हमारे पास अभी इतने सारे रिसोर्सेस नहीं है कि हम उन मर्चेंट के साथ बिजनेस कर पाए। इसलिए मैंने उन सभी मर्चेंट को वापस से जकाई के पास भेज दिया। और एल्क मसातो से
कहता है कि तुमने तो कहा था कि बिजनेस में सबसे इम्पोर्टेंट ट्रस्ट है, लेकिन तुम अब खुद उन मर्चेंट के ट्रस्ट को तोड़ रहे हो। जिस पर मसातो एल को बताता है कि मैंने झूठ कहा था और वैसे भी जिस दुनिया से मैं यहाँ पर आया हूँ वहाँ पर मुझे सभी बिजनेसेस डेविल के नाम से जानते हैं। और वो मसातो की बात सुनकर खुश हो जाती है। तभी वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं और वो मसातो से कहते हैं कि तुमने हमारी चीजों को अपने साथ रखा है। पर मसातो को समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर वो किस चीज की बात कर रहे हैं। तभी वो लोग आकर रो को पकड़ लेते हैं और उसको अपने साथ लेकर जाने लगते हैं। फिर वो अपना पास्ट याद करने लगते हैं कि किस तरह से उसके और उसके पेरेंट्स को पकड़कर उन्होंने स्लैब बनाकर रखा गया था। इसलिए वो डिसाइड करती है कि एक दिन वो बहुत ही सारे पैसे अर्न करके अपने पेरेंट्स को आजाद करेगी। रो मसातो से कहते कि वो उसको बाय कर ले और बाद में रो पैसे अर्न करके मसातो को वापस दे देगी। तभी उनमें से एक रो पर पीछे से अटैक करने वाला होता है, लेकिन मसातो उसके मुंह पर पैसों का बैग मारता है और उससे कहता है कि मैंने रो को खरीद लिया, इसलिए तुम यहाँ से जा सकते हो। वो सभी पैसे लेकर वहाँ से चले जाते हैं और रो मसातो के पास आकर रोने लगती है। एल्क मसातो से कहते कि तुमने रो के लिए बहुत ही ज्यादा पैसे दिया है और मसातो बताता है कि उसको पैसे का यूज करना अच्छे से आता है। उन लोगों को नहीं पता कि उन्हें कितना बड़ा लॉस हुआ है और एल्क भी इस बात से बहुत ही ज्यादा खुश था कि रो अब स्लैब नहीं है। इधर सुकासा काम कर रहा होता है और शिनोबु उसको बताता है कि मसातो वापिस से गांव आ रहा है और उसने यहाँ की ट्रेडिंग कंपनी को हरा दिया है। सुकासा बताता है कि मसातो एक अच्छा बिजनेसमैन है, इसलिए मुझे पहले से ही पता था कि वो जीतने वाला है। शिनोबु सुकासा को बताते है कि यहाँ पर बहुत ही तरह की मैजिक भी यूज होता है और जो इस कंट्री में मैजिक का यूज करता है वो मेज ऑफिसर है, पर अभी कुछ ऐसा भी पता नहीं चल रहा है। फिर सुकासा शिनोबु से समनिंग मैजिक के बारे में पूछता है और शिनोबु बताते कि यहाँ के रिकॉर्ड्स को खत्म कर दिया गया है, जिस वजह से मुझे समन मैजिक के बारे में कुछ भी नहीं पता चल पाया। और सुकासा कहता है कि हमारे लिए उस मैजिक का पता करना सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उस मैजिक की मदद से हम वापस से अपनी असली दुनिया में जा सकते हैं। उसके बाद सुकासा उन 7 हॉर्स के बारे में पूछता है और शिनोबु बताते कि उन 7 हॉर्स को यहाँ पर 7 लाइट्स ऑफ पाथ माना जाता है और यहाँ के गॉड समझते थे, पर उनके जाने के बाद एम्पायर ने यहाँ के सभी रिलीजन को खत्म कर दिया, क्योंकि उनका मानना था कि एम्पायर सबसे बड़ा खतरा है और इस दुनिया में ट्रेवल करने के लिए हमें एक परमिट की जरूरत होती है और हमें वो परमिट यहाँ के नोबल फिंडोल्फ के पास मिल सकती है। लेकिन फिंडोल्फ बहुत ही घटिया इंसान है और ओकाई सुकासा से कहती कि हमारा काम पूरा हो चुका है। और शिनोबु सुकासा से पूछती कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, जिस पर सुकासा बताता है कि वो बस पब्लिक सर्विस के लिए काम कर रहा है। और उसके बाद हम देखते हैं कि सुकासा और बाकी सभी ने यहाँ पर हॉट स्प्रिंग बनाया होता है। विनोना को हॉट स्प्रिंग बहुत ही अच्छा लगता है और उसके बाद वहाँ पर लूरी आ जाती है और वो सुकासा के हाथ पर एक ऑयल लगा रही होती है, क्योंकि सुकासा को काम करते टाइम चोट लग गई होती है और लूरी बताती कि इस ऑयल से उसका हाथ ठीक हो जाएगा। तभी वहाँ पर आकाशुकी आता है और सुकासा उसको बताता है कि जंगल में एक मोस्टर ने गांव वालों पर अटैक कर दिया है, जिसे सुनने के बाद सभी जंगल की तरफ भागने लगते हैं और इधर एल्क भी बाकी सभी के साथ गांव वापस आ रहा होता है। तभी उसको फील होता है कि कुछ गलत होने वाला है और इधर ओकाई देखती है कि सामने एक मोस्टर है जिसे वो एक ही अटैक में मार देती है। फिर सुकासा बाकी सभी गांव वालों से पूछता है कि क्या वो ठीक है और दूसरी तरफ ओकाई उस मोस्टर से लड़ रही होती है। विनोना विलेज के शेफ को देखती जिनकी हालत बहुत ही खराब होती है और उन्हें चोट बहुत ज्यादा लगी होती है। केंजाकी सुकासा से कहती कि वो उन्हें 1 घंटे में ठीक कर देगी और दूसरी तरफ ओकाई उस मोस्टर को मार देती है। केंजाकी विलेज के चीफ का ऑपरेशन करना शुरू कर देती है और उन सभी ऑर्गन्स को ठीक करने के बाद वो उनके हार्ट को पंप करती है, जिससे कि विलेज के चीफ की सांसें चलने लगती है और केंजाकी उनकी बॉडी को स्टिच कर देती है। इधर बाकी सभी केंजाकी की स्किल को देखकर बहुत ही इम्प्रेस हो चुके होते हैं। केंजाकी बताते कि विलेज चीफ 3 दिन में ठीक हो जाएंगे और दूसरी तरफ मसातो और बाकी सभी गांव में वेट कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर इंपीरियल नाइट्स आ जाते हैं और उन नाइट्स का लीडर जिसका नाम इंजाकी होता है वो उन सभी को पकड़ने का ऑर्डर देता है और उसके बाद मसातो उससे पूछते है कि तुमने हमें क्यों अरेस्ट किया है, जिस पर इंजागी उससे कहता है कि तुमने यहाँ के लॉस को तोड़ा है और गलत तरीके से पैसों को अर्न किया है। ये सुनने के बाद मसातो उससे कहता है कि मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं और इंजाकी बताता है कि इस गोल्ड कॉइन पर इंपीरियल ड्रैगन का मार्क है और तुम सभी का क्राइम है कि ये तुमने इस कॉइन को टच किया, इसलिए तुम्हें सजा दी जाएगी। और आकाशुकी उसकी बात को सुनकर बहुत ही गुस्सा हो रहा होता है और जब बाकी सभी वापस गाँव में आते हैं तो वो देखते हैं कि उनके घर को किसी ने जला दिया होता है और सुकासा सभी से कहता है कि कोई भी इस आग के अंदर नहीं जाएगा, ये बहुत ही खतरनाक है। और विनोना पूछती है कि बाकी सभी लोगों का क्या हुआ होगा और सुकासा उन्हें बताता है कि हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, उन सभी के साथ एक ऐसा आदमी है जिसे पकड़ना आसान नहीं है। और वहाँ पर आकाशुकी आ जाता है और उसने सभी गाँव वालों को भी बचा लिया होता है। फिर मसातो बताता है कि इंपीरियल नाइट्स को यहाँ पर फिंडोल्फ ने भेजा था और सुकासा देखते है कि वहाँ पर लूरी नहीं है और वो समझ जाता है कि नाइट्स लूरी को अपने साथ ले गए हैं। उसके बाद सभी सोचने लगते हैं कि शायद से लूरी को किडनैप कर लिया गया और एल्क कहता है कि वो लूरी को वापस लाने जा रहा है, जिस पर सुकासा उससे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम लूरी को वापस लाओगे और तुम्हारे लिए ऐसा आसान होगा। अगर तुमने उसको वापस लाया तो फिंडोल्फ लूरी को पकड़ने के लिए दोबारा से आर्मी भेजेगा और इससे वॉर शुरू हो सकती है। मुझे लगता है कि फिंडोल्फ को बस लूरी चाहिए और उसको इस गाँव से कोई भी मतलब नहीं है, इसलिए हम लूरी के
बदले में फिंडोल्फ से इस गांव के लिए नेगोटिएट कर सकते हैं। ये सुनने के बाद एल्क और बाकी सभी गांव वाले गुस्सा हो जाते हैं और एल्क सुकासा से कहते हैं कि तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। सुकासा एल्क से कहते हैं कि वो भी ये नहीं चाहता और विनोना कहती है कि सुकासा सही कह रहा है, हम फिंडोल्फ का सामना नहीं कर सकते, लेकिन हमें लूरी को वापस लाना होगा क्योंकि वो हमारी फैमिली की तरह ही है और हम ये प्रूफ कर देंगे कि हम भी ह्यूमन है और हम अपने साथी को ऐसे नहीं छोड़ सकते, इसलिए हमें तुम सभी की मदद चाहिए। और सुकासा उनसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम सब सिर्फ सरवाइव करना चाहते हो। विनोना बताती है कि हमारा सरवाइव करना इम्पोर्टेंट है और हम बस एक साथ ही सरवाइव करना चाहते हैं। ये सुनने के बाद सुकासा उन्हें बताता है कि इसमें बहुत ही ज्यादा रिस्क है और ये वॉर शुरू हो सकती है और अगर ये शुरू हो गई तो खत्म नहीं होने वाली और तुम्हें उसके लिए अपनी जान भी खतरे में डालनी होगी। जिस पर सभी गाँव वाले मान जाते हैं और सुकासा उन सभी से कहते हैं कि मैं तुम्हारी इस दुनिया में डेमोक्रेसी लाने वाला हूँ और उसके लिए मैं इस दुनिया को 500 साल आगे ले जाऊंगा। दूसरी तरफ लूरी के पास फिंडोल्फ आता है और इंजाकी से पूछता है कि ये कौन है, जिस पर इंजाकी बताता है कि ये एल्फ हमें उस गांव में मिली थी और इसको मैं अपने साथ लेकर आया हूँ। फिंडोल्फ इंजाकी से कहता है कि मैं तुम्हें इसके लिए बहुत ही बड़ा रिवॉर्ड दूंगा और लूरी को याद आता है कि फिंडोल्फ ने उससे कहा था कि अगर वो उसकी बात मानती है तो फिंडोल्फ उसके गाँव वालों को कुछ भी नहीं करेगा और अपने गाँव को बचाने के लिए लूरी खुद को सेक्रीफाइस करने के लिए भी रेडी हो जाती है। जैसे ही फिंडोल्फ लूरी को किस करने वाला होता ही है तभी लूरी के अंदर से मैजिक पावर्स बाहर आती है और उस मैजिक की वजह से फिंडोल्फ दूर जाकर गिरता है। वो इंजाकी से पूछते कि ये सब किसने किया और इंजाकी कहता है कि मुझे इस बारे में नहीं पता कि ये मैजिक क्या कर सकती है। फिंडोल्फ कहता है कि वो इस एल्फ से बाद में बदला लेगा और दूसरी तरफ सुकासा और बाकी सभी फिंडोल्फ के कास्टल के बाहर आ चुके होते हैं। सुकासा रिंगो को अटैक करने के लिए कहता है और रिंगो अपने कैनन से कास्टल पर अटैक करती है जिससे कि पूरा कास्टल ही हिलने लगता है और उस अटैक से कास्टल की दीवार भी टूट चुकी होती है। सभी गाँव वाले कास्टल के अंदर अटैक करने के लिए आ जाते हैं और इंजाकी को एक नाइट बताता है कि उस गांव के सभी लोगों ने कास्टल पर अटैक कर दिया है और इंजाकी सभी नाइट्स को अटैक करने के लिए कहता है और वो सभी एरो से अटैक करते हैं, लेकिन गांव वालों के पास एक शील्ड होती है जिससे कि वो एरोस उन्हें नहीं लगती है और ये देखकर इंजाकी सोच रहा होता है कि इनके पास ये शील्ड कहां से आ गई। फिर मसातो कहता है कि इस शील्ड को दुनिया के बेस्ट इन्वेंटर ने बनाया और ये जिस मटेरियल से बनी हुई है वो बहुत ही ज्यादा हल्के और स्ट्रॉन्ग होते हैं। इस मटेरियल का यूज हम अपनी दुनिया में प्लेन्स और एयरशिप बनाने के लिए करते हैं और सभी गाँव वाले सोल्जर्स से फाइट कर रहे होते हैं। आयो भी उन सभी नाइट्स को आसानी से हरा रही होती है और विनोना उन सभी से कहती है कि मैं तुम्हें हंटर की रियल पावर दिखाने वाली हूँ। और आयो विनोमा से पूछती है कि तुम इतनी अच्छी फाइटर कब से बन गई और विनोना उसको बताती कि शादी से पहले वो एक हंटर थी। वो दोनों मिलकर सभी नाइट से लड़ने लगते हैं और इधर सुकासा शिनोबु के साथ कास्टल में आ चुका होता है और शिनोबु सुकासा से कहती कि मैंने इस कास्टल के सभी रास्तों के बारे में पता लगा लिया है। तभी उन सभी पर एक अटैक होता है लेकिन शिनोबु सुकासा को बचा लेती है और उसके बाद वहाँ पर एक आदमी आता है और उन दोनों से कहते हैं कि मैं मेज ऑफिसर हूँ और इससे आगे तुम दोनों कहीं भी नहीं जा सकते हो। बाहर सभी नाइट्स एक फॉर्मेशन बना लेते हैं जिससे कि वो उन सभी गांव वालों के अटैक से बच सके। तभी मसातो कहता है कि अब मैजिशियन अब तुम्हें अपना कमाल दिखाने वाले। फिर वहाँ पर आकाशुकी आ जाता है और उसको हवा में उड़ता देख सभी डरने लगते हैं और आकाशुकी वहाँ पर कुछ नाइट्स को मरा हुआ देखकर घबराने लगता है। फिर वो सोचता है कि अगर मैंने कुछ भी नहीं किया तो सभी लोग मारे जाएंगे और इतना कहने के बाद वो वहाँ पर स्मोक बम फेंक देता है और सभी से कहता है कि इस स्मोक में पॉइजन है, जिसे सुनकर सभी नाइट्स वहाँ से भागने लगते हैं।